Hello everybody, welcome to KSR Tani Education. This is the video of Chapter 10 Marketing Management of Class 12th Gujarat Board OCM subject we are covering right now. इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। शुरुआत में हमने इस चैप्टर का मोस्टली दो पॉइंट्स जो हैं वो देख ली थी। एक है आपका मार्केट प्रोसेस, पूरा हमने समझ लिया था, और आइडियोलॉजीज और कंसेप्ट एंड व्यू के अंदर हम लोग कंसेप्ट ऑफ सेलिंग तक कवर कर चुके थे। बाकी का जो हिस्सा है वो हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। सो बिफोर वी प्रोसीड, अगर आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, और थैंक यू सो मच फॉर being connected with me, and let's get started then। चलो, तो इस पेज पे मार्केटिंग एंड सेलिंग का हमने जो डिफरेंस था वो देख लिया था। अब आइडियोलॉजीज, कंसेप्ट्स और व्यूज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट जो हैं वो अपने को देखना है। तो आज की जो मार्केटिंग है वो एक्सीडेंटल नहीं है। सबसे पहली बात क्या बोल रहे हैं वो, कि वो एक्सीडेंटल नहीं है। मतलब आज जो हम लोग मार्केटिंग देख रहे हैं वो अचानक से नहीं आ गई है, ये एक अपने टाइम में डेवलप हुई है। मार्केटिंग एक बहुत गहरी एक्टिविटी है आपके कंज्यूमर्स की ज़रूरतों को पूरा करने का। बिजनेस फर्म जो है वो दिमाग में रखते हैं कि कैसे आप ये मार्केटिंग प्रोग्राम्स बना सकते हैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सफल बनाने के लिए। तो इसके 5 मेन कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है वो है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है और उसकी प्राइस क्या है। सिंपल सी बात है, कंज्यूमर को चीप प्रोडक्ट चाहिए होता है, और इसी को अपने बोलते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट। जहाँ पर भी क्वालिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन अवेलेबिलिटी और लो प्राइस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि चीज़ कैसी है उस पे वो ध्यान नहीं देते। चीज़ का होना ज़रूरी है और चीज़ का लो प्राइस पे मिलना ज़रूरी है, तो उसको बोलेंगे अपने प्रोडक्शन कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। इसके हिसाब से प्रोड्यूसर कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं देता उसको, ठीक है, या एक्स्ट्रा फीचर नहीं देता। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इस कंसेप्ट को देखा जा सकता है। दूसरा आता है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट। इसमें जो है आपका क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, एम्फेसाइज दिया जाता है। माना जाता है कि कंज्यूमर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देता है। बहुत से बिजनेस यूनिट जो हैं कंटिन्यूअसली अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लगे होते हैं। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर हायर प्राइस पे मिलते हैं, और जो इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं वो कंटिन्यूअसली R&D भी करते रहते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट भी करते रहते हैं। फिर आता है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट मतलब क्या, कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रोसेस पे ध्यान देना है। आपको कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीदे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अग्रेसिव मार्केटिंग मेथड्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कंज्यूमर को विवश किया जाता है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। एग्जाम्पल है एडवर्टाइजिंग, कैंपेन, डायरेक्ट सेलिंग, ये सारे मेथड्स इसके अंदर आते हैं। डिमांड क्रिएट करने के लिए कोशिशें की जाती हैं, और सेल्स प्रमोशन के बिना या एफर्ट्स के बिना हम लोग कंज्यूमर से पूरा रिएक्शन रिसीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग कंज्यूमर की नीड को नहीं देखते हैं। हम एक तरह से बोलते हैं ना, किसी को बोतल में उतारना, यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट है। तो सारे एफर्ट्स जो हैं गुड्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। हम किसी तरह से ट्राई करते हैं कि कंज्यूमर आपको प्रोडक्ट खरीद ले, उसको ज़रूरत हो कि ना हो, आप उसको कन्विंस कर सकें खरीदने के लिए। और इसमें हम कंज्यूमर का डिससेटिस्फैक्शन, अगर कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट खरीदने के बाद सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपका कितना कंसेप्ट था, सिर्फ सेल करने का, ठीक है। नेक्स्ट आता है वो है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट में इसको इसका दूसरा नाम है यूजर बेस्ड कंसेप्ट, है ना। प्रोडक्शन हम तभी ही करेंगे जब हम ये जानेंगे कि कस्टमर को चाहिए क्या, उसके क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या हैबिट्स हैं, क्या डिजायर्स हैं। सारी मार्केटिंग पॉलिसीज को बनाया जाता है कंज्यूमर्स को सेंटर में रख के। कंज्यूमर यहाँ पर किंग ऑफ मार्केट है, ऐसी फिलोसॉफी यहाँ पर अपनाई जाती है। इसका जो एम है वो ये है कि अच्छा और इफेक्टिव प्रोडक्ट जो है हम कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से, मान लो मेरे 10 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो मैं उनसे अच्छा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा सकूं। इसका इकलौता ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, और यही मार्केटिंग कंसेप्ट इस समय चल रहा है हमारे इंडिया। मार्केटिंग कंसेप्ट जो है मोस्टली मोस्ट मॉडर्न है सारे कंसेप्ट्स के ऊपर, जितने हमने कंसेप्ट्स पढ़ लिए, और इससे कई सारी फर्म्स को, कंज्यूमर्स को और सोसाइटी को बहुत ज़्यादा
प्रॉफिट मिलता है। प्रेजेंट टाइम में बहुत से ह्यूज इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिन्होंने मार्केटिंग कंसेप्ट को अपनाया हुआ है। लास्ट कंसेप्ट जो आता है वो है आपका सोशल कंसेप्ट। सोशल कंसेप्ट कंसेप्ट को हम लोग सोसाइटल ओरिएंटेड कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया गया था, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस पे ध्यान देता था। मार्केटिंग कंसेप्ट में एफर्ट्स बनाए जाते थे कि कस्टमर को क्या चाहिए उनको हम सेटिस्फाई करें, लेकिन उसके वजह से लॉन्ग रन में कस्टमर का इंटरेस्ट, सोसाइटी और कंट्री सब रिस्क पे थे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ कंज्यूमर के आसपास सोच रहे हैं ना। तो इसके साथ साथ हमारा रिसोर्सेज का भी वेस्टेज हो रहा था। इस हिसाब से उन्होंने क्या सोचा कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि कस्टमर की वांट्स भी फुलफिल हो जाएं और साथ साथ में आप एनवायरनमेंट को लीस्ट हार्म करो। और इसीलिए नंबर ऑफ फर्म्स ने प्लास्टिक का यूज करना बंद कर दिया, पैकिंग में रिड्यूस कर दिया है। एयर पोल्यूशन रिड्यूस कर दिया है थ्रू कंट्रोल ऑफ एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स, यानी जो धुएं निकलते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट से वो सब उन्होंने रोक रखा है, कंट्रोल कर रखा है। एक आइडियोलॉजी अब फैली है कि आप रेडी टू ईट फूड जो है वो आपको मिलेगा तो सही, ठीक है, लेकिन वो हार्मफुल टू हेल्थ भी नहीं होना चाहिए। यानी जो हम पैक्ड फूड खाते हैं, पैकेड फूड जो आता है, वो सब आपके पास अवेलेबल है, लेकिन साथ साथ में वो आपके हेल्थ के लिए हेल्दी, मतलब क्या, हार्मफुल भी नहीं होना चाहिए। वो प्योर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। जंक फूड के कंजम्पशन को रोकना है और इसीलिए उन्होंने फैट टैक्स लगाया है कई सारे स्टेट्स ने। सिमिलरली कंट्रोलिंग ऑफ एयर और नॉइस पोल्यूशन भी अब ध्यान दिया जाता है कि एयर और नॉइस पोल्यूशन ना हो। तो सबसे अच्छा अगर हम कंसेप्ट देखें तो वो इस हिसाब से हो जाएगा आपका सोशल कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आपका मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में आपके 4 P's आते हैं जो हमने पहले ही पढ़ रखे हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। आपने पहले अगर ध्यान से अपनी बुक्स पढ़ी हैं तो प्लेस को खाली डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता था, बाकी सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो 4 P's इसके अंदर आते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर, कि आपको प्रोड्यूस एज अ प्रोड्यूसर आप नंबर ऑफ पॉलिसीज अपनाएंगे, उसको अपने मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। मार्केटिंग मिक्स में अपने 4 ये कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्सेस आती हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। एज अ फर्म मेकर अगर आप हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, तो आपके कंट्रोल में ये चारों चीजें होती हैं, है ना। और बिजनेस यूनिट को कोई कंट्रोल नहीं होता, कहाँ पर? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, लेकिन अंदर यानी इंटरनल फोर्सेस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है और उसी से कस्टमर पे असर पड़ता है, ठीक है। ये फैक्टर्स जो हैं कस्टमर को अफेक्ट करते हैं। मार्केटिंग मिक्स से आप अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हो। चलो फिर ये उनका एक डायग्राम दिया हुआ है। एक आता है आपका प्रोडक्शन, कहाँ गया, सॉरी, मार्केटिंग मिक्स यहाँ पर है। मार्केटिंग मिक्स के इर्द गिर्द घूमते कौन? प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया और प्रमोशन हो गया। ये 4 चीजें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करें अगर हम प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट जो है वो गुड और सर्विस है जो कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करता है। प्रोडक्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केटिंग का, और प्रोडक्ट जो है वो बेस भी है मार्केटिंग प्रोसेस का। यहाँ से 3 MCQs निकल सकते हैं, जो अगर आपने टेक्स्ट बुक ध्यान से पढ़ा है तो आप बहुत इजीली उन सबको क्रैक कर सकते हो। इसका कंसेप्ट देखें तो बहुत से ऐसे डिसीजंस हैं जो प्रोडक्ट मिक्स में हमको लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल है फीचर्स, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, आफ्टर सेल्स सर्विस, ये सब, ठीक है। इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो भी इसमें चाहिए कस्टमर को रिक्वायर सेटिस्फाई करने के लिए वो सब यहाँ पर हम लोग सोचते हैं। इसमें प्लेसिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट, आप किस टाइम पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे मार्केट में, किस टाइप के मार्केट में आपका प्रोडक्ट जो है वो जाएगा, क्या चेंजेस आप प्रोडक्ट में करेंगे, सेल्स सर्विस क्या देंगे आप, आफ्टर सेल्स सर्विस क्या देंगे, कंप्लेन रिड्रेसल के लिए आप क्या, आपकी तैयारी है, यानी आपका प्रोडक्ट खरीदने के बाद लोगों को अगर कोई कंप्लेन है तो उसको एड्रेस करने के लिए आपकी क्या तैयारी है। साथ साथ में ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग एक्टिविटीज भी इसमें ही आ जाती हैं। सबसे पहले अगर हम ध्यान दें ब्रांडिंग के ऊपर, तो ब्रांडिंग में होता क्या है कि अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से अलग बनाने के लिए ब्रांडिंग जरूरी है। एक ब्रांड का लोगो, एक ब्रांड का नाम, उसका डिजाइन, उसका नंबर, सब कुछ जरूरी है ना। नाम सब कुछ है, तो कस्टमर इससे आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है। यहाँ से आपको लीगल अप्रूवल मिल सकता है अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट करने के लिए, और इसको अपने बोलते हैं ट्रेडमार्क। ये बड़े काम की चीज है, इसको लर्न करके रखना कि ट्रेडमार्क क्या होता है।
एक लीगल अप्रूवल होता है जो गवर्नमेंट हमको देती है, और उससे हम अपने गुड्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। कोई आपके गुड्स को फिर कॉपी नहीं कर पाएगा, आपके डिजाइन को कॉपी नहीं कर पाएगा। एक ब्रांड जो है प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है। जब आप उसका नाम डिसाइड करते तो उसके फीचर्स को ध्यान में रखा जाता है। एग्जाम्पल ले लो बिग बास्केट का, तो बिग बास्केट उन्होंने नाम क्यों रखा, क्योंकि वहां पर वो लोग ग्रोसरीज या डेली यूसेज की चीजों को बेचते हैं। तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट का नाम सोच रहे हैं या किसी भी चीज का नाम सोच रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्रोडक्ट है किस बारे में, क्या उसके फीचर्स हैं। प्रोडक्ट नेम जो है एक पर्टिकुलर मीनिंग भी देना चाहिए और इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, कि बहुत इजीली लोग उसको याद कर पाएं और उससे एक मीनिंग भी मिले उनको। और ज़्यादातर ही जो ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसॉफी है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है जब आप नाम या सिंबल सिलेक्ट कर रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, जब प्रोडक्ट जो है एक प्रोड्यूसर का, उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स के मामले, और कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता, उस नेम को, लोगों को, नंबर को, डिजाइन को, ये सब को वो कॉपी नहीं कर सकता। इसको अपने बोलते हैं ब्रांडिंग। अच्छा, इसके फीचर्स पे अगर अब हम ध्यान दें, तो ब्रांडिंग के जरिए कस्टमर को एक फीलिंग आती है कि हाँ, अभी इसकी भी क्वालिटी सेम होगी, वही की वही क्वालिटी होगी। फॉर एग्जांपल है डेयरी मिल्क। लेबलिंग और डिजाइन बनाते समय या सिंबल बनाते समय अलग अलग कलर्स का यूज होता है। तो ये कलर्स या डिजाइन्स जो हैं, ये भी सिंबल को याद करने में या सिंबल को बनाने में काम आता है। जो भी लोगो आप चूज करते हैं वो पैकिंग पे प्रिंट होता है। ब्रांड जो है आपका, वो आपके फीचर्स, एडवांटेजेस, यूजेस, पर्सनालिटी और आपके प्रोडक्ट का कल्चर बताते हैं। यानी आपका प्रोडक्ट बेसिकली है कैसा, और उसको यूज करने के क्या तरीके हैं, यूज करने से क्या फायदे मिलेंगे, सारी की सारी चीजें। सिंबल जो है एक यूनिक आइडेंटिटी है, हर प्रोडक्ट का अलग आइडेंटिटी होता है, भले किसी और प्रोडक्ट में हल्का सा ही फर्क क्यों ना हो उसके ब्रांड में, पर फर्क होगा जरूर। सिंबल जो है एक वर्बल और विजुअल आइडेंटिटी होती है, यानी कि लिखी हुई, और उसको हम देख सकते हैं, बोल भी सकते हैं ना। सिंबल एक ऐसी चीज होती है। प्रोडक्ट जो है कोई भी सिंबल के साथ ही बेचा जा सकता है मार्केट में हाई प्राइस पे, और सेलर्स जो हैं प्रोडक्ट बेच सकते हैं इजीली और ज्यादा जब उसके ऊपर सिंबल लगा होता है तब, यानी ब्रांडिंग किया होता है तब। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेबलिंग का। लेबलिंग मतलब क्या? A piece of paper pasted on primary packing of the product which shows the important information of the product in detail। यानी आपके प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन जो वो पेपर बताएगा कि आपका प्रोडक्ट है, उस क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उस पीस ऑफ पेपर को अपने बोल देंगे लेबलिंग। जनरली लेबलिंग में सारी डिटेल्स हमको मिल जाती है प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें वेट, साइज, प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट, सब आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट के बारे में। नॉर्मली खाने पीने की चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं लेबलिंग के मामलों में। चलो, तो ये इससे आपके कस्टमर की हेल्प मिल जाती है, और प्रोसीजर और यूजेस क्या है, कैसे आप प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, क्या-क्या चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो सकता है, सब आपको पता चल जाएगा। पैकिंग कैसे खोलें, इसके बारे में भी वहाँ सीज़र से एक लगा रहता है। हर पैकिंग का अपना एक ब्रांड नेम होना चाहिए कंपल्सरीली। मोस्टली प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करते हैं, ताकि किसी कंप्लेंट के लिए आप उनको कांटेक्ट कर सको। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो लेबलिंग में होती हैं। डन। फंक्शंस क्या हैं इनके, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट को। फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है उसकी क्वालिटी और टाइप के बारे में, प्रोडक्ट के क्वालिटी और टाइप के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट के बारे में वो आपको मिल जाएगी। कैसे आप उसको यूज़ करेंगे, डायरेक्शंस क्या हैं यूज़ करने के। मैगी अपने लेते हैं तो मैगी के ऊपर डायरेक्शंस ले, 4 स्टेप्स होते हैं, 2 मिनट में मैगी तैयार, तो ये सब उसका लेबलिंग है। अट्रैक्शन आता है एक इससे आपका, और इससे आपकी एडवर्टाइज़मेंट और पर्सनल सर्विस भी एक हो जाएगी, कि मैगी वाला देखो सबको सिखा रहा है कि मैगी कैसे बनाते हैं, पर्सनल सर्विस है। और साथ-साथ में इसमें लीगल रिक्वायरमेंट भी अपने को फॉलो करना पड़ता है, कि जो भी हमारे कंट्री में इल्लीगल है, वो हम यहाँ पर लेबलिंग में नहीं डाल सकते। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग के बारे में देखें तो पैकेजिंग सिंपली प्रोडक्ट को डेकोरेट करता है और कुछ नहीं करता। पैकेजिंग मतलब कैसे? प्लास्टिक बैग, क्लॉथ बैग, कार्डबोर्ड बॉक्स, या प्लास्टिक के बैरल्स या बॉक्सेस, ये सब जो है पैकेजिंग में यूज होते हैं। बहुत से प्रोडक्ट्स की सक्सेस उनकी पैकिंग में छुपा होता है, कि जैसी आपकी पैकिंग होगी वैसा आपका प्रोडक्ट का सक्सेस होगा।
पैकेजिंग एक प्रोडक्ट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ साथ में पैकेजिंग हमेशा ज़रूरी भी है, क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है जहाँ आप बना रहे हो वहीं पर वो सेल हो जाएगा। उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे आप, तो ट्रांसपोर्ट करते टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को कोई हार्म हो, तो वो हार्म से बचाएगा कौन? आपका पैकिंग। साथ साथ में वो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव भी बनाएगा। प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे से यूज हो सकता है जब पैक्ड होगा, और इसको अपने एडवर्टाइजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है, अब फर्स्ट पी जो है वो प्रोडक्ट का वो पूरा हो गया। सेकंड पी जो आता है वो है आपका प्राइस। प्राइस डिटर्मिनेशन आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, सप्लाई और डिमांड से आता है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राइस जो है बायर और सेलर दोनों के लिए बड़ी काम की चीज़ है। डिमांड और प्राइस जो है इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। जितनी ज़्यादा प्राइस उतनी कम डिमांड, ये अपने को पता है। तो जब प्राइस आपका बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगा, और जब आपका प्राइस फॉल होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस जो है वो मार्केट सिचुएशन से आपकी आती है, कि मार्केट में क्या सिचुएशन है ना। और फर्म की इनकम और प्रॉफिट इसी प्राइस पे डिपेंड करते हैं। हर फर्म को एक रीजनेबल प्राइस जो है प्रोडक्ट के लिए वो फिक्स करना पड़ता है। अच्छा, इसका प्राइस का कंसेप्ट अगर हम देखें तो प्राइस मतलब क्या? जो कस्टमर आपको वैल्यू पे करेगा उस फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए जो उसको प्रोडक्ट से मिला, उसके बदले में जो वो वैल्यू पे कर रहा है वो आपका क्या है? प्राइस है। प्राइस प्रोडक्ट का एक इकोनॉमिक वैल्यू है जो जनरली मनी के फॉर्म में हम बताते हैं, ठीक है। इन चार वर्ड्स का मीनिंग समझना बड़ा जरूरी है। फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। किसी चीज को खाने से हमारे दिमाग को शांति मिलती है। किसी चीज को यूज करने से हमको सोशल सेटिस्फेक्शन मिलता है। एग्जाम्पल है कार। कार को यूज करने से हमारे समाज में बड़ी अच्छी तारीफ होगी, वाहवाही होगी। इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन किसी चीज को यूज करने से मिलता है कि हाँ, हमने ये खरीदा, हमने इसको आगे बेचा या जो भी किया। और फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है जब हम किसी चीज को यूज करते हैं। तो ये सारे यूजेस को रिसीव करने के बदले जो वैल्यू कस्टमर आपको पे कर रहा है वो क्या है? आपका प्राइस है। प्राइस को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। आपका जितना ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट होगा उतना ज्यादा आपका प्राइस होगा। एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन करना, एडमिनिस्ट्रेशन का पैसा, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सबको हम ऐड करते हैं। फिर जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन करके आता है, राइट ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर अभी हम और क्या लगाएंगे? प्रॉफिट लगाएंगे। उस प्रॉफिट को लगाने के बाद हमारी प्राइस हमारे पास आएगी। जब न्यू प्रोडक्ट जो है जब हम लॉन्च करते हैं तो नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं उससे। ये एक्सपेंसेस भी हम सेलिंग प्राइस में इंक्लूड कर देते हैं। कोई भी प्राइस जो है हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम में नहीं फिक्स करते। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 90 रुपए है तो हमारा प्राइस 80 रुपए कभी नहीं हो सकता। कोई गधा ही होगा जो लॉस करेगा, है ना। सेकेंड नंबर आता है वो है आपका डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है आपके यहाँ पर। कई बार हम लोगों ने देखा है कि डिमांड और प्राइस जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। जो फैक्टर्स हैं, एग्जांपल है टेस्ट प्रेफरेंस, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, उनका परचेजिंग पावर, आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, ये सब चीज़ें डिमांड को अफेक्ट करती है। जब डिमांड जो है हाई हो जाएगा तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी हाई रखा जा सकता है, लेकिन जब डिमांड ही लो हो तो प्राइस को भी लो रखना पड़ता है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं अगर दूं, मान लो मेरे पास 100 कोई भी यूनिट्स पड़े हैं किसी प्रोडक्ट के, और खरीदने वाले 200 लोग हैं, तो मैं बेचूंगी किन लोगों को? जो मुझे हाईएस्ट प्राइस पे करेंगे, है ना। तो डिमांड जब डिमांड हाई होता है तब आप प्राइस हाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास लोग खरीदने वाले आ रहे हैं। लेकिन जब डिमांड ही नहीं होता तो आपको लोगों को अर्ज करना पड़ता है कि प्लीज खरीद लो, मैं इतने कम दाम में बेच रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। तो जब कंपटीटर्स भी ज़्यादा हों और जब आपकी डिमांड आपके कंपटीटर्स की हाई हो जाए तो आपको प्राइस ऐसे फिक्स करनी पड़ती है जैसे कंपटीटर्स की हो, ताकि आपका भी प्रोडक्ट वो लोग खरीदें। और जब कंपटीटर्स कम होते हैं तो प्राइजेस को हाई रख सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। चलो, थर्ड पॉइंट आता है कि मार्केट में कंपटीशन कितना है ना। इससे भी आपका प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है। प्रोड्यूसर जो है कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है फिक्स करता है। जब कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा होंगे और कंपटीशन हाई होगा तो प्राइस नीचे चला जाएगा। और जब कभी भी आपके कंपटीटर्स कम हैं या उनको बीट करना है आपको, तो आपको
प्राइस उस हिसाब से फिक्स करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और उससे आपका क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको, या सॉरी, अगर आप ऐसा करेंगे तो उनको एंट्री बहुत मुश्किल से मिलेगी या वो मार्केट से निकल जाएंगे। अगर आपका फर्म का प्रेस्टीज हाई है तो आप ज़्यादा और प्राइस जो है वो अर्न कर सकते हो कंज्यूमर से इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अगर आपका फर्म मान लो बहुत नामचीन है तो आपके ज़्यादा पैसे भी वो लोग देंगे, आपको मना नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है वो है आपका गवर्नमेंटल और लीगल कंट्रोल्स के। कई बार क्या होता है, जो बिजनेस यूनिट्स मोनोपोली एंजॉय करते हैं वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर कंट्रोल डालती है। और ऐसा वो क्यों करती है, क्योंकि वो लोगों का भला चाहती है ना। तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं और उनके ऊपर लीगल कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। ये फैक्टर्स जो हैं ध्यान देना पड़ता है प्रोडक्ट प्राइस बनाते समय या निकालते समय। गवर्नमेंट नॉर्मली रेगुलेटरी कंट्रोल डालती है जो लाइफ के लिए एसेंशियल है ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर। एग्जांपल है लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी दवाइयाँ, पेट्रोल डीजल पेपर फॉर डेली न्यूज़पेपर, इन सब पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है क्योंकि ये चीज़ें हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। चलो, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तीन आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जिनको ध्यान में रख के आप प्राइस डिटरमाइन करते हो। तो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है आपका प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो जब ये ऑब्जेक्टिव आपका होता है, जब आप मोनोपोली में होते हैं, जब प्रोडक्ट जो है हैवी रिसर्च एक्सपेंसेस के बाद आप प्रोडक्ट को बनाते हैं, तब इस ऑब्जेक्ट का एम लगाया जाता है। तो ये हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट। दूसरा है डोमिनेंट पोजीशन, आपको मार्केट में अर्न करना, आप चाहते हो मार्केट में आप ही का पोजीशन सबसे ऊपर रहे। तो ज़्यादातर ऐसा होता है, तो इसमें आप प्राइजेस को बहुत लो लेवल पे रखेंगे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा है कंपटीशन में बने रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए। जब कॉम्पिटिटर्स आपके ज़्यादा हो, कंपटीशन आपका हाई हो, तो बिजनेस फर्म जो है कॉम्पिटिटर्स से भी कम प्राइजेस जो हैं वो फिक्स करते हैं, या तो एट पार, यानी जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया बस उससे हल्का सा वो ऊपर मार्जिन डालेंगे और उसको बेच देंगे ताकि वो कंपटीशन में सस्टेन कर सके। इस पॉइंट में सिक्स्थ पॉइंट है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है आपके यहाँ पर। अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, प्राइस आप हायर लेवल पे डाल सकते हो। अगर आपके यहाँ रिसेशन है तो प्रोडक्ट प्राइस को कम करना पड़ता है। उसके बाद बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर सबसे बड़ा रोल यहाँ प्ले करता है। फैक्टर्स जो कंज्यूमर का बिहेवियर बताते हैं उसमें कौन कौन से हैं, उनकी हैबिट, सोशल, कल्चरल, इंडिविजुअल, पर्सनल और इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारी चीज़ों से कस्टमर का बिहेवियर बनता है। और इन फैक्टर्स के कारण उनका प्रोडक्ट की तरफ एटीट्यूड शायद बदले और वो इच्छा ना रखें प्रोडक्ट को खरीदने की, या आपको सही रिस्पॉन्स ना मिले कस्टमर से। तो ऐसे में आप इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसकी प्राइस जो है वो डिसाइड करेंगे। चलो, अब दो पी हो गए, एक हो गया प्रोडक्ट, दूसरा हो गया प्राइस। तीसरा पी जो आपका आता है वो है आपका प्लेस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट आपने बना दिया, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, जहाँ उसको बेचा जाएगा, जितनी क्वांटिटी में बेचा जाएगा और कब बेचा जाएगा, वहाँ उसको पहुँचाने को बोलेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? जब आपका अभी का मान लो कस्टमर ग्रुप जो है बहुत बड़ा है, ह्यूज है, वाइड स्प्रेड है, तो ऐसे में आपको एक हेट्रोजेनस ज्योग्राफिकल एरियाज जो हैं, यानी कि बहुत सारी ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, पूरा इंडिया है मान लो, तो ऐसे में आपका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा काम का चीज़ है। प्रोड्यूसर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा पूरे इंडिया के कस्टमर से, लेकिन बीच में बहुत से मिडिल मैन होते हैं जो उसको लिंक देते हैं। एग्जाम्पल है, सारे कार मैन्युफैक्चरर्स के पास डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं पूरे कंट्री में, और इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के ऊपर निर्भर करता है, ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर निर्भर करता है। ध्यान देना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर पे लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट में पहुंच जाए, यानी ज़्यादा खर्चा ना हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। ठीक है? इस फंक्शन में प्रोडक्ट को हैंडल और स्टोर करने का ध्यान दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर्स पे तक पहुंचाते हैं आपके। अब आता है आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दो टाइप के चैनल्स होते हैं, एक है कि आप खुद ही डायरेक्टली सेल कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, दूसरा है कि आप इनडायरेक्टली यानी मिडिल मैन के थ्रू आप सेल कर रहे हैं
कस्टमर को। तो यहाँ पर इस वाले के अंदर प्रोड्यूसर जो है खुद ही प्रोडक्ट बेच रहा होता है, और यहाँ पर जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, यानी क्यों, क्योंकि वो अपनी दुकान पे बेच रहा है। अच्छा, यहाँ पर 3 लेयर वाला सिस्टम है। एक है पहला आपका सिंगल लेयर जिसमें बीच में रिटेलर आ जाता है। दूसरा है आपका 2 लेयर्ड जिसमें बीच में होलसेलर और रिटेलर दोनों आ जाते हैं। और तीसरा है आपका 3 लेयर्ड जिसमें मिडिल मैन, फिर आता है होलसेलर और फिर आता है रिटेलर। ठीक है, तो बीच में 3 लोग आते हैं, किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में। अब इनको एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं। डायरेक्ट सेल्स जो है वो आपका प्रोड्यूसर अपनी फैक्ट्री से अपने खुद की शॉप या शोरूम तक उसको पहुंचा देता है, किसको, प्रोडक्ट को। ये जो है शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट मेथड है। इसमें सेलिंग थ्रू पोस्ट, डोर टू डोर सेलिंग और सेल थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब भी आ जाते हैं। और इसमें कोई भी लेयर या लेवल नहीं होता, इसको इसीलिए बोलते हैं जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रोड्यूसर से सीधे के सीधे चला जाएगा वो कस्टमर के पास। अच्छा, यहाँ पर प्रोड्यूसर ज़्यादा कस्टमर ग्रुप को रीच नहीं कर सकता। और साथ साथ में अगर आपके पास बहुत सारे, मतलब ये सारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए यूजफुल नहीं है। इस मेथड की बहुत सी लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, चलो फिर आता है इनडायरेक्ट सेल, यानी सेल बाय मीडिएटर। सेल बाय मीडिएटर में आपका जो प्रोड्यूसर है वो एक या ज़्यादा मीडिएटर्स को रखेगा बिफोर द प्रोडक्ट रीचेस द कंज्यूमर्स। ठीक है, इसमें प्रोड्यूसर जो है वो बहुत बड़े कस्टमर ग्रुप को रीच कर सकता है। ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब आपका प्राइस जो है वो लो हो और आपके गुड्स जो हैं डेली लाइफ के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो। एग्जाम्पल है कुकिंग गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं। इसमें 3 लेवल्स होते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। पहला लेवल होता है जिसमें प्रोड्यूसर, फिर बीच में रिटेलर और फिर आता है कंज्यूमर, ये सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा लेवल क्या है, आपका प्रोड्यूसर किसको बेचेगा, होलसेलर को, होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को, और रिटेलर किसको बेचेगा, कंज्यूमर को। ठीक है, इसमें होलसेलर को बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसे, देखो यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर के ऊपर से रिस्क चला जाता है, होलसेलर पे आ जाता है ना। होलसेलर स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस भी दे रहा होता है। कभी कभी प्रोड्यूसर जो है रिटेलिंग नेटवर्क बना देता है हर होलसेलर के लिए, ताकि प्रोडक्ट्स जो हैं जल्दी से कस्टमर तक पहुंच जाएं। इसमें सोप, टूथपेस्ट, बैटरी, शेविंग क्रीम, ये सारे इजीली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस सिस्टम से। नेक्स्ट जो आता है वो आपका 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें 3 मीडिएटर्स होते हैं बीच में, है ना, यानी कि एजेंट, होलसेलर और रिटेलर, 3 जने होते हैं प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं। प्रोड्यूसर क्योंकि सिर्फ एजेंट से डील कर रहा होता है तो डीलिंग बड़ी कन्वीनियंट हो जाती है, बड़ी इजी हो जाती है। ये मेथड तब यूजफुल है जब प्रोडक्शन लिमिटेड होता है और प्रोडक्ट जो है हर कोई यूज करता है। एग्जाम्पल है जीन्स का बिजनेस, है ना। चलो 3 पी हो गए। अब ये लास्ट वाला पी है आपका, वो है आपका प्रमोशन। प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। प्रमोशन आपको इंफॉर्मेशन बताएगा न्यू प्रोडक्ट के बारे में, है ना, और पोटेंशियल कस्टमर्स को पता चलेगा कि उनका क्या, उस प्रोडक्ट का क्या सारी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन और ये सब। प्रोडक्ट प्रोड्यूसर इसके ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि आपको क्यों ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, और इससे आपके पोटेंशियल कस्टमर्स एक्चुअल कस्टमर्स में बदल जाते हैं। पोटेंशियल कस्टमर्स मतलब कौन, जो खरीदने की ताकत रखते हैं, और फिर वो आपके एक्चुअल कस्टमर्स बन जाते हैं। प्रोडक्ट प्रमोशन से आपका अट्रैक्शन एक क्रिएट होता है प्रोडक्ट के तरफ, और प्रोडक्ट प्रमोशन के ज़रिए ही आप अपने सेल को बढ़ा सकते हैं। बिजनेस यूनिट जो है अपना मार्केट में एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकता है। कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन देखें। प्रमोशन मिक्स के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, पहला है आपका एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है सेल्स प्रमोशन, तीसरा है पर्सनल सेलिंग और चौथा है पब्लिसिटी। ये चारों को एक एक करके समझते हैं अपने। चलो ध्यान देते हैं उस पर। सबसे पहला है आपका एडवर्टाइजमेंट। प्रोड्यूसर जो है अलग अलग मीडियम्स यूज करता है एडवर्टाइज करने के लिए, और इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फेमस और एक्सेप्टेबल टूल है आपके प्रमोशन का। एडवर्टाइजमेंट एक पेड फॉर्म होता है जिसमें आप नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है गुड्स और सर्विसेज की, नॉन पर्सनल यानी सिर्फ वही इंफॉर्मेशन बताई जाती है जो सार्वजनिक हो सकती है, उसके अंदर की बहुत डिटेल की बातें नहीं बताई जाती। और उससे आप एडवर्टाइजर की आइडेंटिटी बड़ी आसानी से पता कर सकते हो।
प्रोडक्ट्स जो हैं जिनकी लो डिमांड है ना, उनको अपने एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए प्रमोट कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग अपने कर सकते हैं टीवी, रेडियो, डेलीज़, मैगज़ीन या इंटरनेट के ज़रिए। अच्छा, इसके बाद वाला जो है रोल फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यहाँ के बाद भी अभी भी 5-6 पेजेस हैं, तो इनको हम कवर कर लेंगे हमारे पार्ट 3 में। इस चैप्टर का मैं बना दूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली टू मी। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो। और डू सब्सक्राइब माय चैनल if you are thinking that it was helpful to you. Thank you so much again. Have a good day. Namaste.